नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों लुटियन टीले पर अगर कोई चर्चा सबसे ज़्यादा चल रही है तो वो तोड़फोड़ की है और दूसरी मोदी कैबिनेट के रिसफल की है। इसमें जो एक बात उठकर सामने आ रही है वो ये कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को डिप्टी पीएम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। और ये जो चर्चा है ये अनायास नहीं उठी है। जिस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है वो दरअसल इशारा तो इसी तरफ कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री को अनौपचारिक तौर पर कम से कम ये कामकाज तो सौंपा ही गया है। अब हाँ, उसकी औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो अगर ये कहा जाए कि डिप्टी पीएम के तौर पर अमित शाह कामकाज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई अतिशयोक्ति होगी। और ऐसा कहने की वजह भी है, दो तीन घटनाएं हुई हैं हाल में जो कम से कम इस ओर इशारा कर रही हैं। पहली और जो बड़ी घटना है वो सरजई गौर की मुलाकात है अमित शाह से। अब आप कहेंगे कि उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, भाई वो आए और मिले। नहीं, ये इतना कैजुअल नहीं है। असल में G7 की बैठक चल रही थी, सरजई गौर उसमें मौजूद थे। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उस बैठक का हिस्सा है। वहां से क्या होता है कि सरजई गौर लौट कर आते हैं और सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। ये जो मुलाकात है उस मुलाकात की सूचना खुद एक्स पर अमित शाह ने साझा की और बताया कि हमारी मुलाकात हुई और हमने जो है कई सारे मुद्दों पर बात की। बड़ी बात यह है कि वो G7 से लौट कर आए तो क्या कुछ हुआ, इसकी ब्रीफिंग एक तरह से कहा जाए तो विदेश मंत्रालय को दी जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बजाय वो सीधे सीधे जो है वो अमित शाह से मिल रहे हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है कि सरकार में ये जो रिसफल वाला बातचीत चल रहा है उसमें डिप्टी पीएम वाली जो जिम्मेदारी है वो संभवतः अमित शाह को सौंप दी गई है, या आप कहें कि उस दिशा में कामकाज शुरू हो चुका है। वैसे भी एक इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, अगर उस इतिहास पर आप गौर करें तो जो गृह मंत्री होते हैं वो कमोबेश उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है, मिल जाती है। कम से कम ऐसे उदाहरण तो कई हैं, लेकिन दो उदाहरण जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जो पहले प्रधानमंत्री थे, उस समय सरदार पटेल गृह मंत्री थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। और अगर आप एनडीए की बात करें तो एनडीए के दौर में जो अडवाणी साहब थे, अडवाणी साहब बतौर डिप्टी पीएम कामकाज किया करते थे। तो क्या उसी दिशा में बात आगे बढ़ रही है? और इसके लिए पहली बात तो बताया ही गया कि सरजई गौर आकर मिलते हैं। उसके अलावा आप एक तरह से कहें कि जो ट्रबल शूटर वाला मसला है उस लिहाज से भी अमित शाह जो है वही हर जगह नजर आते हैं। आप पश्चिम बंगाल लीजिए, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ उसके लिए अगर किसी की पीठ थपथपाई जानी चाहिए तो जाहिर सी बात है उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है। लेकिन जो पूरी स्ट्रेटजी बनी, जो पूरी रणनीति बनी, उसके पीछे अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका रही तो वो अमित शाह। फिर आप दूसरी चीज़ देखिए, अभी तक जो एनडीए है, एनडीए में अगर किसी को माना जाता था कि साहब इनका वीटो चलेगा तो वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये जो वीटो वाला मसला है कि साहब इन्हीं की बैसाखी पर सरकार चलेगी, उस वीटो वाले मसले से किसी ने अगर सरकार को बाहर निकाला तो अमित शाह है। अभी आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में जो एनडीए में नंबर 1 और नंबर 2 हुआ करते थे, अगर हम बीजेपी को हटा दें, घटक दल के तौर पर देखें तो पहले नंबर पे सदस्य संख्या के लिहाज से चंद्रबाबू नायडू थे, 16 एमपी उनके पास। दूसरे नंबर पर आते थे इसलिए कह रहा हूं चूंकि पूरा मामला बदल गया है, नीतीश कुमार। अभी परिस्थिति क्या हो गई है, एकदम बदल गई है। अभी की परिस्थिति में जो नंबर 1 घटक दल हो गया है वो है नेशनलिस्ट सिटीजनशिप पार्टी ऑफ इंडिया, जिसमें टीएमसी का, या आप ये कहें कि टीएमसी से बागी सांसदों का, विधायकों का विलय हुआ है। तो उसके पास अब 22 जो है सांसद हैं। और दूसरे नंबर पर आ गए एकनाथ शिंदे, इनके पास 7 एमपी थे और 6 टूट कर कहां से आ गए हैं, उद्धव ठाकरे की सेना से। तो इनका हो गया 13। तो ये जो वीटो वाला मसला है, इस वीटो वाले मसले से भी अमित शाह ने बाहर निकाला। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सेना टूटी, उस सेना के टूटने में भी
न अभी नहीं, अभी तो आप एक तरह से कहें कि वो तो एकनाथ शिंदे का पुरुषार्थ था, लेकिन इससे पहले जब पूरी शिवसेना ही छिन्न भिन्न हो गई थी तो उसमें अगर किसी का आप एक तरह से कहें कि दिमाग माना जाता है तो अमित शाह ही। यानी हर मोर्चे पर अगर कोई है जो खड़ा नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद तो वो अमित शाह है। और ये जो सरजई गौर वाला मामला है, ये मामला देखिए साधारण नहीं है, ये बड़ी घटना है। क्योंकि जो कुछ खबर आ रही है उसमें यह है कि साहब ये आए हैं, बातचीत की है, काउंटर टेररिज्म पे बातचीत हुई है, और फिर दूसरी बातचीत हुई है ड्रग्स वाला मसला बड़ा है, ड्रग्स का एक बड़ा कार्टेल है जिसकी वजह से कम हिंदुस्तान का नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जो है बड़ा प्रभावित रहता है। तो वो सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती है, और दूसरा काउंटर टेररिज्म है ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन मसलों के लिए आप बात सीधे सीधे गृह मंत्री से कर रहे हैं, और कहां से लौट के आके G7 की बैठक से। और यही नहीं, आप फिर उसमें ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं। अगर ट्रेड डील की बात कर रहे हैं तो ये बात तो कॉमर्स मिनिस्टर से होनी चाहिए। और अगर हम यह भी हटा दें तो सीधे तौर पर ये जो मेल मुलाकात है, ये मेल मुलाकात अगर किसी एक शख्स से होनी दिखनी चाहिए होती हुई तो वो एस जयशंकर है। अब आप कहेंगे नहीं वो तो बाहर गए हुए हैं, तो बाहर गए हुए हैं तो आप जो है फॉरेन सेक्रेटरी से मिलिए। लेकिन अगर इन दोनों से इतर किसी तीसरे से मुलाकात होती है तो वो उसी से होती है जो सरकार में निर्णय लेने की क्षमता रखते हों और जो तमाम तरह के डिसीजन को इंप्लीमेंट कर पाए। वो स्थिति प्रधानमंत्री की है, तो प्रधानमंत्री तो फिलहाल विदेश में है। ऐसी परिस्थिति में अगर वो G7 से लौट कर आ रहे हैं और पूरा ब्रीफ कर रहे हैं अमित शाह को, तो ये साफ संकेत है कि जो डिप्टी पीएम वाला जिम्मा है वो कम से कम अमित शाह के पास औपचारिक तौर पर जाने वाला है। इस बात का ये आप कहें कि बड़ा प्रमाण है सरजई गौर का अमित शाह से मिलना, क्योंकि जो हमने आपको डिटेल दिया उस डिटेल में बड़ी साफ चीज़ें ये दिखाई दे रही हैं। और वैसे भी कैबिनेट रिसफल होना ही है, और उस कैबिनेट रिसफल में जो तमाम सारे मंत्रालय वगैरह उस पर हम लोग बात कर चुके हैं, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। अभी चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो यही कि अमित शाह को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। इसकी वैसे तो चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन अब लग रहा है कि उस पर पूरी तरह से मुहर लगी है। इसके अलावा आप दो तीन चीज़ें और देखिए। जो इतिहास का हमने आपको बताया किस तरह से इतिहास वगैरह जुड़ा हुआ है। अभी हिंदुस्तान के भीतर कई सारी चीज़ें हैं जो कायदे से आप देखिए कि संगठन में लीजिए, संगठन कौन चला रहा है, ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल आपको एक बारगी अटपटा भी लग सकता है। लेकिन अभी आप कहें तो वो तो चिराग पासवान जो कहते रहते हैं कि हम हनुमान हैं, वो तो बात अलग है। लेकिन अगर वास्तविक तौर पर देखें तो कौन उस भूमिका में है, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, चाहे दक्षिण के आप देखिए कि पांचों राज्य हों या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, हर जगह अगर कोई एक व्यक्ति रणनीतिक तौर पर काम कर रहा है, गृह मंत्री तो है ही हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती भी है कि जो पूरी व्यवस्था है खास तौर से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उस पर वो नज़र रखें और उसे दुरुस्त करें। लेकिन वो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी देख रहे हैं। बांग्लादेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी जो वहाँ पर फेंसिंग वगैरह हो रही है वो ठीक है, वो बात काम गृह मंत्रालय का है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो सुरक्षित रहें। लेकिन इसी बीच एक और घटना हुई है, और वो घटना चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली इसलिए कह रहा हूँ चूँकि ये मामला जो है सरजई गौर की मुलाकात से पहले का है। वहाँ क्या, यानी जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड है, जैसे अपने यहाँ BSF है वैसे वहाँ BBG है। BBG के जो डायरेक्टर जनरल है वो हिंदुस्तान आते हैं। अब उनकी मुलाकात होनी चाहिए कायदे से जो BSF के डायरेक्टर जनरल हैं उनके साथ, हुई भी, उनकी मेल मुलाकात हुई। लेकिन उसके अलावा एक और मीटिंग हुई,
और वो मीटिंग जो है वो किसके साथ हुई? वो मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई। और उस मीटिंग में उन्होंने बांग्लादेश के गृह मंत्री का, कहा जा रहा है, बीबीसी ने इस खबर को किया है कि बाकायदे एक पत्र सौंपा है। वैसे तो ये मुलाकात एक ऐसे दौर में हो रही है जब फेंसिंग को लेकर तनाव है और दूसरा जो पुशबैक हो रहा है उसको लेकर भी तनाव है, यानी जो रोहिंग्या हैं, जो जिन्हें घुसपैठिए कहा जा रहा है, उन लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। तो बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है, तो इस वजह से आप कहें कि दोनों देशों में तनाव है। इस तनाव के मद्देनज़र बातचीत, फिर मैं यहाँ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि विदेश मंत्रालय से होनी चाहिए, लेकिन मैसेजिंग कहाँ जा रही है, बातचीत किससे हो रही है? ये तमाम जो घटनाएं हैं वो सीधे तौर पर ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या जो डिप्टी पीएम वाला मसला है वो तय हो चुका है, और क्या वाकई में ये जो रिसफल होगा उस रिसफल में औपचारिक तौर पर ये जिम्मेदारी अमित शाह को सौंपा जाना तय हो गया है। आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।